हेलो दोस्तों, रेयर क्लास के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पूछ रहा है कि संविधान में शासन प्रणाली कैसी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में लोकतंत्रात्मक प्रणाली होती है, ठीक। लेकिन लोकतंत्रात्मक प्रणाली कैसी होती है, अर्थात ये अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है। लेकिन यहाँ पर शासन प्रणाली की बात की जा रही है कि जो शासन प्रणाली है भारत में, ये कैसी है। हम क्या करते हैं कि शासन करने के लिए केंद्र सरकार या संघ सरकार को अपना एक प्रतिनिधि देते हैं या नहीं देते हैं। और वो किस रूप में होता है, वो होता है सांसद के रूप में होता है। अपना अपना एक एक प्रतिनिधि हर एक क्षेत्र से भेजा जाता है या नहीं भेजते हैं, ठीक। तो इसी हिसाब से कह सकते हैं। और इन सांसदों से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। क्या बनती है, संसद बनती है। और जो नियम कायदे कानून जो भी लागू किए जाते हैं वो इस संसद के द्वारा लागू किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में जो शासन प्रणाली है वो सांसद की शासन प्रणाली है, अर्थात संसदात्मक शासन प्रणाली है। समझ में आया। इस प्रश्न का उत्तर होगा संसदात्मक शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, देखो वही चीज आ गया, इसे प्रजातंत्र बोल दें या लोकतंत्र बोल दें, लोकतंत्र बोल दें। अब लोकतंत्र या प्रजातंत्र किस आधार पे कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र या प्रजातंत्र है। वो इस आधार पे कह सकते हैं कि जो भारत की जनता है वो क्या करती है, सरकारों को चुनती है और उसे बदलने का अधिकार भी रखती है। जैसे 2023-24 में क्या हो रहा है कि संसदीय इलेक्शन आ रहा है, ठीक। इसमें हम चाहें तो फिर से भाजपा को ले आएं, बीजेपी को ले आएं या फिर से कांग्रेस को ले आएं। ये किस पर निर्भर करता है, भारत की जनता पर निर्भर करता है। यहाँ दिया हुआ है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यही लोकतंत्र कहलाता है और यही प्रजातंत्र कहलाता है, ठीक। समझ में आ गया लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है। पिछले ही क्वेश्चन से मैच करता हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है, ठीक। इसका अर्थ क्या है, गणतंत्र का अर्थ पूछ रहा है कि क्या है। कई बार प्रश्न आया है, तो याद रखें गणतंत्र का तात्पर्य होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर एक ही व्यक्ति जब से चुना गया है तब से अपनी मृत्यु तक शासन ना करे, या फिर उसकी मृत्यु के पश्चात उनके वंशज उनके वंशज शासन ना करें। अर्थात ऐसी सरकार या ऐसा देश जिसका शासन व्यवस्था वंशानुगत ना हो, ऐसी सरकार को या ऐसे शासन को गणतंत्रात्मक शासन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रश्न देखो दिया हुआ है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भाई ये तो लोकतांत्रिक हो गया। संसद में भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये तो गलत हो गया टॉपिक ही, क्योंकि भारत में संसदीय शासन है क्योंकि हम सांसदों को चुनकर भेजते हैं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भाई ये सही है, क्यों, क्योंकि जो हम जैसे पीएम बनाए हैं, तो अब क्या है कि पीएम इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र या इनके वंशजों को वो गद्दी मिले, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए उन्हें चुनाव प्रक्रिया से जुड़ना होगा, इससे निकलना होगा और हम निर्धारित करेंगे कि किसे हम उस पद पर बिठाएं, किसे पीठासीन बनाएं। तो याद रहे कि गणतंत्र का तात्पर्य क्या है कि भारत में वंशानुगत क्या नहीं है, शासन नहीं है। हमारा उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। ये मतलब ये नीचे कथन दिया हुआ, ये किसका कथन है। कथन क्या है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य का एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। मतलब ना ही अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला है, इसके मध्य का संतुलन ये स्थापित करता है। ये किसका
कथन है। तो याद रहे यहाँ पर B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मुंशी के मुंशी और MP पायली, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट उत्तर होगा के सी व्हीयर। ठीक है, इसका उत्तर होगा के.सी. व्हीयर। याद रहे के.सी. व्हीयर ने कहा था कि जो भारत का संविधान है वो ना ही अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला है, बल्कि इनके मध्य का एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, राजतंत्रात्मक है, मतलब भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। जी हाँ, अगर प्रश्न आया है कि कौन सा कथन सही है, इसमें शासन के बारे में बात की गई है, जहां संसदात्मक आए समझ जाओ हमारा उत्तर यही सही होगा। और इसमें दिया हो प्रजातंत्रात्मक, इसका मतलब प्रजा के द्वारा चुने गए सांसदों के द्वारा चलाई जा रही शासन, उसे हम क्या कहते हैं? संसदात्मक प्रजातंत्र शासन। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या होगा? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है या ऐसा शासन भारत में लागू है। अब यहाँ पर है प्रश्न, ऑप्शन है भारत एक कुलीन तंत्र है। ये मतलब जो राजा होते हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे शासन के बारे में बताता है। नाम मात्र का राजतंत्र है, भाई ये नाम मात्र का राजतंत्र नहीं, यहाँ पर संविधान लागू है। तो संविधान जहां लागू होता है वहां पर नाम मात्र का राजतंत्र नहीं होता है। कह रहा है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो याद रहे जहां अध्यक्षात्मक की बात आ जाए समझ जाना ये राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। कैसे शासन की बात कर रहा है? राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, जैसे कि USA, ठीक, यानी अमेरिका में कैसा शासन है? राष्ट्रपति शासन है या अध्यक्षात्मक शासन होता है। ठीक, एकल जो शासन होता है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं एकल शासन को, यानी एक ही व्यक्ति शासन करता है। और जो संसदात्मक होता है इसमें प्रजा के साथ साथ प्रजा के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उन सभी के द्वारा मिलकर जो शासन किया जाता है वो संसदात्मक शासन होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? तो जाहिर सी बात है जब राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है या प्रेसिडेंशियल जो थ्योरम है उसकी बात कर रहा है, अर्थ ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति द्वारा शासन किया जाता है, ठीक, ऐसे शासन की बात कर रहा है या अध्यक्षात्मक की बात कर रहा है? अध्यक्षात्मक की बात कर रहा है कि शासन पद्धति में जो कार्यपालिका यानी संपूर्ण जो शक्ति होती है किसमें होती है? भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर पहले ही ऑप्शन दे दिया है राष्ट्रपति पद्धति, तो जो शक्ति होगी किसमें होगी? राष्ट्रपति में होगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो USA, अभी हमने आपको पिछले वाले उत्तर में बताया। अब उसमें क्या होता है, जितने फैसले या नियम कायदे कानून बनते हैं सभी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, और इसी के द्वारा सर्वमान्य किए जाते हैं। जबकि अपने यहाँ क्या होता है कि राष्ट्रपति को केवल आभासीय शक्ति प्रदान की जाती है, वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? PM के हाथ में होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है या धर्मनिरपेक्ष बताता है? धर्मनिरपेक्ष पहले देख लो। धर्मनिरपेक्ष कहता है कि भारत में जनता को, क्या कहता है? भारत में जनता को किसी भी धर्म को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। ठीक, अब यहाँ पर पूर्ण अधिकार है, इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि इसे हम मौलिक अधिकार घोषित कर दें। ठीक, धर्मनिरपेक्ष हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द कुछ मिलते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें इसका वर्णन किया गया है। और ये प्रस्तावना ही क्या करती है? इस बात का व्याख्यायित करती है या वर्णन करती है कि भारत में कैसा राज्य होगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। अब बात आती है, अगर हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में ले लें, ये तो हमने जनता के परिप्रेक्ष्य में ले लिया, अब राज्य के परिप्रेक्ष्य में ले लें, इसका तात्पर्य यह है कि जो राज्य है किसी एक पार्टिकुलर धर्म को स्वीकार नहीं कर सकती, उसे सभी धर्मों के प्रति समान आचरण करना पड़ेगा, यानी समान व्यवहार करना पड़ेगा। जितना वो
हिंदू को मानती है उतना ही मुस्लिम को मानना पड़ेगा, उतना ही सिख धर्म, जितने भी, कहने का मतलब है कि जितने भी धर्म भारत में हैं उन सभी को एक समान रूप से ही वो देखेगा। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है। अगर राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा कि भारत की प्रस्तावना में इसका उत्तर निहित है, मतलब वर्णन करता है। ठीक, अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से या नामों से किया गया है। यहाँ पर राष्ट्र की बात कर रहा है कि किस नाम से इसका उल्लेख किया गया है। जब हम आर्टिकल 1 देखते हैं, यानी अनुच्छेद 1 देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत तथा या अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या बात करता है? भारत तथा अथवा इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अब यहाँ पर दो शब्दों का वर्णन कर दिया गया है, एक हो गया भारत, दूसरा होगा इंडिया। अब यहाँ देख लेते हैं, भारत तथा इंडिया पहला ही मिल गया, तो हमारा उत्तर क्या होगा? भारत तथा इंडिया। अगर केवल भारत आया तो ये गलत है। हालांकि अब जो है इसका प्रावधान केवल भारत के नाम से कर दिया गया है कि भारत के नाम से जाना जाएगा, लेकिन अब भी अगर प्रश्न आता है आर्टिकल 1 में क्या वर्णित किया गया है, तो भारत तथा इंडिया, भारत अथवा इंडिया, भारत या इंडिया, इन शब्द आ सकते हैं। ये राज्यों के संघ या राज्यों के समूह द्वारा बनाया जाएगा, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आ गया फिर से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। हमने अभी पीछे आपको बताया था कि अध्यक्षात्मक प्रणाली अर्थात राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बात करता है। कैसे? जैसे कि यूएसए में है, अर्थात अमेरिका में है, वहाँ पर जितना जो कुछ होता है सब राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जबकि भारत में क्या होता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अर्थात अगर किसी प्रकार का कोई संविधान संशोधन करना होता है तो उसके लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, राज्यसभा लोकसभा दोनों को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। यहाँ तक है राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनको भी उसमें क्या करना पड़ता है? हस्तक्षेप करना पड़ता है जब संविधान संशोधन होता है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए केवल राष्ट्रपति काफ़ी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जा रही ऐसी शासन प्रणाली क्या कहलाती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। तो यहाँ क्या होगा? एकल कार्यपालिका प्रणाली। इसके अलावा और कोई इससे मैच नहीं कर रहे हैं, इसका यही परफेक्ट उत्तर होगा। अगला है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। ठीक, तो हमने पिछला एक प्रश्न पढ़ा था कि भारत निम्नलिखित में से, मतलब किसने कहा था कि भारत या भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह हमने पिछला प्रश्न पढ़ा था। यह रहा वो प्रश्न। कह रहा है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो इसका उत्तर केसी व्हीलर थे। केसी व्हीयर थे। ठीक, अब जो प्रश्न आया है वो प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्ध संघात्मक राज्य है। वही चीज बता रहा है कि देखो अधिक ना कठोर है ना लचीला है, यानी मध्य का रास्ता अपनाता है। वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि संघात्मक अर्थात आधा संघात्मक है आधा राज्यात्मक है। ठीक है, अध्यक्षात्मक मतलब अध्यक्ष के भी हस्तक्षेप होता है। तो उसी को अगर हम वो वाला प्रश्न याद रहे, उस तथ्य को याद रहे, तो इसमें भी हम आसानी से उत्तर बता देंगे कि इसका उत्तर भी कौन है? केसी व्हीयर है। अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित या फिर निम्न में से कौन सही नहीं है। यहाँ पर प्रश्न याद रखना कि यहाँ पर जो कह रहा है कि सही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बस कौन सही इतना छोड़ गए आगे कि क्या है। फिर आए सीधे देखे, पता चला हाँ संसदीय पद्धति सरकार उठा के लगा दिया, क्योंकि ये कई बार हमने पढ़ा है। लेकिन प्रश्न जब देखेंगे संसदीय मतलब सही नहीं है की बात कर रहा है, तब घर देखते हैं तब कहते हैं अरे यार ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो गौर से कि
धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हाँ, प्रस्तावना इसका उल्लेख करता है। संसदीय पद्धति की सरकार है, हाँ है, क्योंकि हम लोग सांसदों को चुनते हैं और वही लोग क्या करते हैं, संसद बना करके है और कानून का निर्माण करते हैं, तो संसदीय पद्धति है। संघीय नीति है, हाँ, संघ के द्वारा ही कानून लागू किए जाते हैं, ठीक, तो इस प्रकार से कह सकते हैं संघीय कानून है, भले ही वो अर्ध संघीय हो। अर्ध संघीय का मतलब हो गया उसमें राष्ट्रपति का भी हस्तक्षेप है, राज्यों का भी हस्तक्षेप है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार का मतलब हो गया कि अध्यक्षात्मक की हम बात कर रहे हैं, कि जहां पर अध्यक्ष शासन करे वहां पर अध्यक्षात्मक शासन हो गया। ऐसा कौन सा राज्य है, उसे हम USA कहते हैं, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पर अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति पद्धति लागू होती है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, ये तीनों भारत में पाए जाते हैं या भारतीय संविधान में इनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है, ठीक। तो हम जब उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें आता है हम भारत के लोग, अर्थात जनता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब वहां पर पहले शब्द आ गया हम भारत के लोग, तो यहाँ पर भी देखो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत की बात कर रहा है, ना कि राजनीतिक सत्ता का वास्तविक सत्य की बात कर रहा है। अगर वास्तविक सत्य की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय होंगे, ठीक है, PM महोदय होंगे, लेकिन यहाँ पर स्रोत की बात कर रहा है कि जहाँ से हम इसको ताकत प्रदान करते हैं वो कौन है, तो जाहिर सी बात है उसका उत्तर क्या होगा, जनता। अर्थात हम लोग क्या करते हैं, सांसदों को चुन करके संसद भवन भेजते हैं और उनके मध्य एक नेता को चुना जाता है। आर्टिकल 74 के तहत वो क्या होता है, प्रधानमंत्री कहलाता है, और वही संपूर्ण सत्ता का या वास्तविक सत्ता का अधिकारी होता है। लेकिन यहाँ पर स्रोत की बात की जा रही, तो जाहिर सी बात है देखो हमने प्रधानमंत्री चुना, प्रधानमंत्री किसने चुना, सांसदों ने। अब सांसदों को किसने चुना, हमने चुना, अर्थात जनता ने चुना, तो स्रोत क्या हुआ, जनता हुई, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। एक है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष, ठीक। अगर शासनाध्यक्ष की बात करें यानी ये कह रहा है कि कानूनी या पुलिसिया शासन की लागू करना, ठीक, कानूनी या पुलिसिया शासन की लागू करना। इसका मतलब ये नहीं है, जब हम भाग 4 की बात करते हैं तो जब DPSP पढ़ते हैं, ठीक, तो वो क्या कहता है, DPSP इसीलिए लागू किया जाता है ताकि, या संविधान में लाया गया कि जो राज्य है वो कानूनी या फिर पुलिसिया शासन को लागू ना कर सके, ठीक। बात आती है ध्वज। ध्वज एक उसका पहचान होता है कि इस राष्ट्र का पहचान कैसे होगा, किस ध्वज से किया जाएगा। तो हम देखते हैं जब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं, हर एक मेंबर के सामने उनके देश का ध्वज रखा होता है, मैप नहीं होता है, ध्वज होता है, जिससे पहचान होती है कि हाँ ये इस देश का व्यक्ति बैठा हुआ है। जैसे अपने यहाँ का व्यक्ति जाता है तो तिरंगा रखा जाता है, ठीक। अब आती है राजधानी। भाई राज्य है तो उसकी राजधानी, ये महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। राजधानी में विधानसभा वगैरह होती है जहां से शासन किया जाता है। बात आती है संप्रभुता। हमारा उत्तर भी यही है। संप्रभुता का तात्पर्य है कि जो राज्य की सरकार होती है, ठीक, वो सभी नागरिकों को समान दृष्टि से ही देखेगी। क्या करेगी, समान दृष्टि से देखेगी और सभी के साथ समान व्यवहार करेगी, अर्थात सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, संप्रभुता। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कैसा है। हमने आपको बताया, अब यहाँ दिया है कठोर है, जी नहीं, कठोर नहीं है। लचीला है, जी नहीं, लचीला नहीं है। तो ना ही कठोर है ना ही लचीला है, जी हाँ, ना ही कठोर है ना ही लचीला है। हमारा उत्तर क्या होगा, यही कि भारतीय संविधान ना ही कठोर बनाया गया है ना ही लचीला बनाया गया है, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। भैया ये उत्तर गलत होगा, क्योंकि हम जिन्हें चुनते हैं वो लोकसभा में भी जाते हैं और राज्यसभा में भी जाते हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि ये उत्तर गलत होगा, क्योंकि लोकसभा के बारे में बात कर रहा है।
संसद संविधान का संशोधन कर सकती है? हाँ, संविधान का संशोधन कर सकती है। तो इस उद्देश्य से हम ये नहीं कह सकते कि ये संसदीय प्रणाली है, इसलिए ये भी उत्तर गलत होगा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता? हाँ, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये उच्च सदन माना गया है। ठीक, उच्च सदन को भंग नहीं किया जाता है, तो इस आधार पर भी नहीं कह सकते हैं। दूसरा है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? जी हाँ। होता क्या है, हम सांसदों को चुन करके भेजते हैं और वो सांसद, उनमें से कुछ सांसदों को चुन करके जो सांसदों का नेता होता है, अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है, वो अपनी सिफारिश करता है राष्ट्रपति के पास कि माननीय श्री या महोदय श्री, हमारे इन व्यक्तियों को मंत्री बनाइए। तो जो मंत्री बनते हैं उनकी एक मंत्री परिषद बनाई जाती है और वो लोकसभा से बनाए जाते हैं। ठीक, तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जहां से बनाए गए वो उसके प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होते हैं। अर्थात जो मंत्री होते हैं वो अपने समस्त जो उत्तर होता है या जितने कर्तव्य होते हैं उनके बारे में जवाबदेहिता भी किसकी होती है, मंत्रिपरिषद के। किसका प्रति? लोकसभा के प्रति। तो ये वफादार या उत्तरदायी भी किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति। बस यही कारण है कि हमारे देश में जो प्रणाली बताई गई है उसे संसदीय प्रणाली की सरकार कहा गया है। याद रहेगा, क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। आज का सेशन यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावनाएं विशेषकर है। मिलते हैं कल के नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।